रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कल तक का सारा वीडियो कंप्लीट है सबका। तुम्हारा आर्यन, आज का टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ पार्ट सीबीएसई बोर्ड में डिलेटेड है लेकिन बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे पार्ट को कवर करेंगे। एंट्रेंस में या नीट में हो या जेई में, उन सब में ये इंक्लूड है। तो सबसे पहला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, इसको एक रे डायग्राम से समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट कहीं भी डेंसर मीडियम में प्लेस है, ये डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट किया, और ऊपर वाला रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम को ग्लास एज्यूम किया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अब यहां पर कोई भी डेंसर मीडियम में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर किसी इंटरफेस के किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। मान लो इसी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। अब ये नॉर्मल है, इसका एंगल ये फॉर्म किया, तो यहां जो इंसिडेंट रे है ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं। एक का इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और एक का रिफ्रैक्शन हो गया। सोर्स से, ऑब्जेक्ट से, अरे भाई ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये तो सोर्स है, हम तुमको देख रहे हैं, तुम मेरे लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो सोर्स में ही ना देखोगे आप। अब यहां से इसके बाद इस इंटरफेस पर जब स्ट्राइक किया तो इसका एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और एक पार्ट रिफ्रैक्टेड रे जो हमने रेयर मीडियम में शो किया। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते जाएंगे। ये आई जो बन रहा है ये I1 नॉर्मल के साथ है, इसके वैल्यू को हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इंक्रीज कर दिया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उसी के प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर गया। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज कर रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अब एक कंडीशन ये आ गया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना इंक्रीज कर गया कि रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल ग्रेस कर दिया इंटरफेस को, इंटरफेस के अलोंग चला गया और कुछ यहां से रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक, अब इस कंडीशन में यहां जो एंगल बना उसको हमने नाम दिया क्रिटिकल एंगल। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, जब 90 डिग्री फॉर्म करता है तो उस कंडीशन में ये गलत यहां पर आ गया, ये ऐसे नहीं दिखना चाहिए था, ये नॉर्मल के लिए सिंपल। और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, तो इस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तब उस कंडीशन में रे ऑफ लाइट टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और इसी फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब यहां पर हम एक बार फिर से इसको रिकॉल कराएं। ये हमारा पहला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा R1 है, ये I2 का वैल्यू ग्रेटर देन I1, ये R2 का वैल्यू ग्रेटर देन R1, और यहां पे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है
तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग थीटा सी कह दे या हम लोग क्रिटिकल एंगल आईसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस कंडीशन पे यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ये होगा कि लाइट मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहला कंडीशन कि लाइट का प्रोपगेशन डेंसर से रेयरर होना ही है। दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आ गया समझ में? क्लियर सबको? 100%? कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो अब यहां पर हमारा कंक्लूजन देखिए क्या है। ये लिखा है आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्या डिफाइन करेंगे? इट इज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्लियर? या सिंपली कह सकते हैं फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द डेंसर मीडियम, क्लियर, at which angle of incidence greater than critical angle। क्लियर हो गया? अब कंडीशंस क्या आ जाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए? तो फिर अभी रिकॉल करा दिया कि इंसिडेंट रे मस्ट बी इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या लाइट मस्ट बी प्रोपगेटेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। और दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दो कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब यहां पर हम लोग क्रिटिकल एंगल के वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्या कुछ दिक्कत? क्या? अच्छा अच्छा, हाँ पढ़ लो, देख लो, हो गया। अब यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो हम लोग क्रिटिकल एंगल वाले सिचुएशन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर था, ये नॉर्मल, यही कंडीशन था क्रिटिकल एंगल के लिए। ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड करें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने डेंसर मीडियम का म्यू ग्लास लिख दो या म्यू डी से रिप्रेजेंट, रेयरड मीडियम के लिए म्यू आर रिप्रेजेंट कर दिया। चलो, एट इंटरफेस आर्यन बोलेगा, इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ को यूज करना है। चलो, कैसे स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे? हाँ, बोलने दो उसको। आज रिवाइज करके आया, पूरा पूरा ऑप्टिक्स पढ़ लिया। अभी जस्ट हम पार्ट ए का भेजे भी हैं पीडीएफ, वो भी पढ़ लिया वो। हाँ, नहीं, यहां पर ये जो इंटरफेस है, मान लो इस इंटरफेस का नाम ए दे दिया। एट इंटरफेस ए पर स्नेल्स लॉ को यूज करना है। क्या बताया था? प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे? म्यू डी साइन आई सी या थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर हो जाएगा। अब यहां पर म्यू डी बाई म्यू आर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा सी, ये इधर डिवाइड कर दिया, और साइन आर का मतलब साइन 90 डिग्री। साइन थीटा सी इज इक्वल टू म्यू आर बाई म्यू डी, 1 बाई म्यू डी बाई म्यू आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर टू रेयरर का रेशियो म्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए साइन थीटा क्या आ गया? साइन थीटा सी 1 बाई म्यू, या म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा सी। ये कंडीशन याद रखना है, और यहां पर म्यू हमेशा याद रखेंगे
रेशियो ऑफ डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम। म्यू को हम कहीं चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ में पढ़ा था तो उसी फॉर्म में लिखा है, डेंसर टू रेयरर। आ गया समझ में? तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये रिलेशनशिप आ गया। तो ये ऑलरेडी, अब यहां पर क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करो, क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री एट द इंटरफेस। ठीक है, चलिए मैथमेटिकल टर्म यही आ गया, साइन आई सी या साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/μ। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम है, 7 कलर्स, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका? रेड लाइट का। ठीक, यहां पर लिख रहे हैं रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, सबसे कम वायलेट का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन? हमने एक रिलेशन लिखा था, μ1 λ1 इज इक्वल टू μ2 λ2 रिफ्रैक्शन में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड लाइट का इनवर्स रिलेटेड है, तो लेस देन वायलेट हो जाएगा। बोलो, क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन क्रिटिकल एंगल के साथ इनवर्स रिलेटेड, तो क्रिटिकल एंगल किसका ज्यादा, किसके लिए ज्यादा? रेड लाइट के लिए ज्यादा हो जाएगा। देखो, यही कंक्लूजन आया। मैथमेटिकली सबको लिखो, कहीं भी फिजिक्स टफ नहीं लगेगा। आ गया समझ में? रिजल्ट याद होगा सब, तो फाइनली यदि आपको दे देगा कि रेड लाइट और वॉयलेट लाइट में किसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा, याद रखना है। रिलेशन याद रहेगा तो आप बता भी सकते हो गया? क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप। अब इसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कॉमन एग्जांपल। ऑलरेडी एक ऑप्टिकल इवल्यूशन, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कि छलावा हिंदी में, और इसका नाम दिया मिराज। ठीक है, ये पढ़ा होगा। इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है मृग तृष्णा, मृग मरीचिका। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे आप। हिंदी मीडियम तो हिंदी से हमारा कोई वास्ता है ही नहीं, बातचीत कर सकते हैं हिंदी में, लेकिन हिंदी से कोई संपर्क नहीं। तो डिजर्ट एरिया में लगता है कि पाम ट्री का एक इमेज फॉर्म किया, और वो इमेज लगता है कि बातचीत नहीं ना करो, वो लगता है कि वहां पर पानी है। जैसे आप कभी कभी समर सीजन में जब एनएच पे जाते हो तो आपको लगता है कि आगे काफी पॉलिश्ड सरफेस है, या वहां पर पानी लगता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारे, मतलब हमको एक तरह से छलावा, मतलब वो चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या यार, किस तरह की बातें कर रहे थे, क्यों गॉसिप्स कर रहे हमसे? हैबिट, बड़ी गंदी बात। अब यहां पर इसका रीजन क्या है? तो पहले नाम क्यों रखा गया? नाम इसलिए रखा गया कि शिकारी जब शिकार करने के लिए जाता है मृग का, अधिकतर लोग इसी को हम
एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो मृग के नाभि में कस्तूरी होता है और वो मोल्टन स्टेज में होता है। जब मृग का मूवमेंट होता है तो वो नाभि से मृग रिसता रहता है, गिरता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो उसका स्मेल काफी दूर तक होता है, जो कस्तूरी होता है। यदि इस क्लासरूम में एक प्योर कस्तूरी का एक ड्रॉप डाल दें और इस क्लासरूम को हम बंद कर दें, ग्लास को चारों तरफ से पैक कर दें, तो यहां पर इसका स्मेल लास्ट 30 to 40 डेज तक रहेगा। और उसी से जितने परफ्यूम बनते हैं, तो शिकारी को लगता है जब वो रिश्ता रहता है तो उसका लिक्विड जब निकलता है तो उसके स्मेल सराउंडिंग एयर में, तो 3-4 किलोमीटर तक उसका स्मेल होता है। और वो हंटर शिकारी भटकता रहता है, मृग उसको मिलता नहीं। तो वैसे ही डिजर्ट एरिया में हम भटकते रहते हैं और पाम ट्री का इमेज मिलता है, लगता है पानी है, वहां पानी होता नहीं। समझ में आ गया? इसलिए इसका नाम रखा गया है। कोई भी वर्ड साइंटिफिकली कहीं भी आप देखोगे, सबके पीछे कहीं ना कहीं फैक्ट्स है। फिजिक्स कम्युनिकेशन है, आप कम्युनिकेट करोगे सब कुछ समझ में आएगा। तो यहां पर ये देखिए होता इनफैक्ट क्या है कि ये जैसे पाम ट्री है, अब जैसे जैसे सनलाइट इसके सरफेस को हीट करता है, तो यहां का एयर हीट हुआ और ये अपर लेयर पे चला गया। तो जहां हॉटर एयर होता है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस हो जाता है। बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता है, तो नियरर एंड हॉट होता है। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वो हॉट एयर ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जाता है, और फिर फ्रेश कोल्ड एयर आता है, फिर वो हीट होता है, वो ऊपर जाता है। और ड्यू टू बायोंसी भी कह सकते, ग्रेविटी के कारण से कोल्ड एयर नीचे आया और बायोंसी के कारण से हॉट एयर ऊपर जाता है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई क्लियरली? इसका एग्जाम्पल भी है ना, जैसे मान लो कि आप एक रॉड डालो पानी में और पानी को हीट कर रहे हो इमर्सन रॉड से, तो जैसे जैसे वाटर मॉलिक्यूल हीट होगा वो ऊपर जाएगा और कोल्ड वाटर मॉलिक्यूल नीचे जाता है। और हीटिंग इफेक्ट होते होते जैसे ही स्विच ऑन करोगे इमर्सन रॉड में, थोड़ा देर के लिए पानी में मतलब हाथ डाला तो ऊपर वाला लेयर आपको लगेगा कि गर्म है, अंदर नहीं लगता है। तो वैसे ही यहां पर ये हॉट एयर ऊपर गया तो कूल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। अब इसके रे डायग्राम को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। यही हमारा मान लो पाम ट्री का एक हमने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दिखाया। जैसे जैसे आप जा रहे हैं आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का इंक्रीज करता जा रहा है। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया इस सरफेस पे, डेंसर टू रेयरर, रे ऑफ लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो इससे दूर चला गया, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ करें इससे दूर चला गया, नॉर्मल ड्रॉ करें इससे दूर चला गया, और फाइनली एक ऐसा कंडीशन इंटरफेस पे आएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। और फिर इस पाम ट्री का इमेज यहां बनता है, लेकिन हम इसको यहां दिखाते हैं। तो फाइनली यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और आपके आई पर इसका इमेज बनता है और लगता है कि यहां पर ये पानी है, लेकिन पानी होता नहीं। वही यहां पर ये दिखाया गया कि कूल एयर यहां से रे ऑफ लाइट चला अवे फ्रॉम द डेंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां पर ये इमेज बन जाता।
समझ में आ गया क्लियरली? अब यही चीज हमने यहां पर लिखा भी है। इट इज कॉज्ड बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डिजर्ट्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ अर्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of air near the surface of earth becomes lesser than our weight. Light from the distant object, मतलब जो palm tree है, reaches the surface of earth with angle of incidence greater than critical angle TIR takes place. और ये मल्टीपल TIR होता रहता है, कंटिन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, और इसका इमेज बनता है और लगता है कि वहां पर पानी है और पानी होता नहीं। समझ में आ गया? क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ऑप्टिकल वेरिएशन इन कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है? ये जैसे मान लो कि जहां पर एक शिप का ही हमने पोजीशन दिखाया, अब यहां पर नियर सरफेस, जहां पे कोल्ड कंट्री है तो नियर सरफेस पे जैसे मान लो कि लेक वगैरह है, तो वहां पर आइस का फॉर्मेशन हो गया, एयर कूल हो गया। अब एयर कूल है ज्यादा से ज्यादा, इसका मतलब वहां का मीडियम क्या है? ज्यादा डेंसर है, और अपर जाएंगे तो क्या है? रेयरर है। अब यहां से रे ऑफ ऑब्जेक्ट यही है, तो रे ऑफ लाइट यहां से एंटर करेगा तो क्या होगा? डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फाइनली इस इंटरफेस पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। और इसको हम ऐसे बैकवर्ड ड्रॉ कर दे तो इसका इमेज ऊपर नजर आता है, तो ऊपर फील होता है, और वहां पर क्या हुआ? सरफेस पर हुआ, चूंकि ऊपर से ऑब्जेक्ट का डेंसर मीडियम ऊपर है और रेयर मीडियम नीचे प्रीवियस वाले केस में। और यहां पर क्या? डेंसर लोअर सरफेस पर और रेयर अपर सरफेस पे है। क्लियर? ठीक है। और ये अधिकतर पोलिंग, मतलब जहां पर पोलर रीजन है वहीं पर होता है, यहां पर भी मल्टीपल TIR होते हैं। कंडीशन वही है कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ बिल्कुल, एयर में वहां यूलेशन इस तरह का होता है, और यहां यूलेशन सरफेस पर नजर आता है। देखोगे कि हम लोग जैसे कभी कभी NH पे आप मूव करोगे तो इवन रोड पर तो पॉलिशिंग लगता है, और ऊपर यदि गौर से देखोगे तो लगेगा कि एक हॉट वेव चल रहा है, वेव की तरह से लेयर फॉर्मेशन होता है। चलो नेक्स्ट आ जाए एग्जांपल। अब आ जाए ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। इसमें डायमंड की कटिंग इस तरह से प्रॉपरली है कि इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसके अंदर ही हो रहा है। इसको इस तरह से कटिंग किया जाता है, और कटिंग के कारण ही इसका कॉस्टिंग ज्यादा है। और ये एक ऐसा आप कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है जो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है, जिसका रीसेल वैल्यू बहुत कम है। यदि आपने डायमंड खरीदा 1 करोड़ रुपए का, तो रीसेल कोई जरूरी नहीं कि 50 लाख में बिकेगा। अब यहां पर कंडीशन वही होता है कि कहीं भी किसी भी सरफेस पे आप ले लो, ध्यान से देखो पहले और समझने की कोशिश करो। कोई भी सरफेस ले लो, यहां से रे ऑफ लाइट चला, रिफ्रैक्शन हुआ, और रिफ्रैक्शन करके मान लो इस एंड पर पड़ा, फिर यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ इस एंड पर, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, इस एंड पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल अंदर ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जा रहा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 के आसपास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहां भी वही है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू TIR इनसाइड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा 2.5 और क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री। यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। 3 एग्जाम्पल, और फोर्थ जो हमारे सिलेबस में, और वो है ऑप्टिकल फाइबर।
ये ऑप्टिकल फाइबर, अभी जियो फाइबर आपने नाम सुना होगा, ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का ही, इसका एडवांटेजेस क्या है और इसी को हम लोग यूज करते हैं। यहां पर इसी तरह का फाइबर आपने देखा होगा, जो कनेक्शन होता है यही पाइपलाइन की तरह, ऊपर वाला एक लेयर होता है, अंदर एक लेयर होता है। जैसे आपका जो केबल कनेक्शन होता है पुराना, जो टीवी में आपने देखा होगा, ऊपर वाला लेयर ब्लैक, फिर अंदर एक थिन एल्युमिनियम फॉयल और फिर अंदर एक वाइट एल्युमिनियम वायर। तो ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्लैडिंग कहते हैं, अंदर वाले लेयर को कोर कहते हैं। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा। अब अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो हमेशा रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर, और सरफेस पर जब स्ट्राइक करेगा तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक वही यहां पर हमने दिखाया। मान लो कि एक सिंपल एक स्पेसिमेन ये ले ले, और इसी स्पेसिमेन को हम दिखा रहे हैं, यहां पर डिफरेंट 3 पिक्चर हम दिखा रहे हैं। ये तो फाइबर का जो पिक्चर है, दूसरा यहां पर वही दिखा है कि ये एक लेयर है ऊपर क्लैडिंग, अंदर वाला लेयर कोर है। इसको भी यहां पर दिखा है कि रे ऑफ लाइट यहां से एंटर किया और मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा। अब इसी को हम ब्रीफ करते हुए यहां पर एक रफ स्केच कर रहे हैं। ये मान लो हमारा एक ऑप्टिकल फाइबर का एंड है, एक ट्यूब का। हमने कहा कि यह वाला लेयर हमारा क्लैडिंग है, और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो भी नाम दे दो μ2, और ये कोर है, इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ग्रेटर देन μ2। अब यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, यहां रिफ्रैक्शन हो गया, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर इस सरफेस पर स्ट्राइक किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, जहां इंटरफेस होगा तो यहां पर पहला तो रिफ्रैक्शन होगा, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो फिर यहां से रिफ्लेक्शन हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता गया। और आइडियल कंडीशन में अंदर कहीं भी रे ऑफ लाइट का इंटेंसिटी लॉस नहीं कर रहा है रे के फॉर्म में। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में यदि आपने यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, उसका इंटेंसिटी यदि आई है तो आउटपुट में भी आपको आई मिलेगा। देयर इज लो लॉस ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल TIR इन द टेंसर या कोर मटेरियल कह सकते। उसके अंदर में कंटिन्यूअस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता जा रहा है। आ गया समझ में? अब इसका मैथमेटिकल पार्ट हम लोगों से पूछा जाता है कि यहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू सपोज थीटा ले ले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का μ1 ले लिया, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ले लिया, तो कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रखे जो हमको रिलेशनशिप दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर मटेरियल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग। ये रिलेशनशिप निकाला जाता है, और ये जो एंगल यहां पर है इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, और जब इसको साइन थीटा के फॉर्म में निकालते हैं तो वो पूरा वैल्यू न्यूमेरिकल अपर्चर कहलाता है। उसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो हम लोगों से क्वेश्चन में कभी कभी थीटा का वैल्यू पूछता है या थीटा गिवन होता है, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अब इसके रिलेशनशिप को फाइंड करेंगे। यही है ऑप्टिकल फाइबर कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये μ2। तो अभी जो हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन कोर मटेरियल का हायर है क्लैडिंग के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब हमने कहा कि जैसे ही लाइट का इंटेंसिटी आई इंसिडेंट हुआ, ठीक, और जब इसके अंदर रिपीटेड TIR हो गए
तो इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हर कंडीशन में ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और लास्टली देखिए क्या लिखा है, इट इज यूज्ड एज ए लाइट पाइप इन मेडिकल और ऑप्टिकल एग्जामिनेशन, और ऑप्टिकल सिग्नल जो ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं, और इसी का नाम ऑप्टिकल फाइबर है। एक बार यदि आपने यहां से इंटेंसिटी आई या सिग्नल को दिया तो अंदर इसका मल्टीपल TIR होगा और किसी तरह के इंटेंसिटी का लॉसेस नहीं होता। ठीक, टीवी ट्रांसमिशन जो हम लोग अभी ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं, इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा 13 हर्ज में है, और रेडियो वेव्स हमारा गीगा हर्ज में होता है। अब आ जाए, यही हमारा अंदर का मटेरियल कोर, और ऊपर वाला जो व्हाइट लेयर है वो क्लैडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से एंगल थीटा से लाइट एंटर करेगा, ठीक, नॉर्मल, फिर बेंड कर गया, उसके बाद इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन इंटरनल होता जाएगा, और फिर हमको फाइनली वही इंटेंसिटी मिलेगी। और इसके बीच हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। हाँ, अभी है। अब इसका वैल्यू देखिए कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन समझा रहे हैं, एकदम ध्यान से। एट इंटरफेस ए बी, ये सारे कंडीशन को लेके चल रहे हैं। एट इंटरफेस ए, स्नेल्स लॉ को यूज करो, साइन थीटा इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1, बीच में बातचीत नहीं करोगे। यहां कौन सा लेयर है ये, कोर, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, देख लो हमने यहां पर लिखा भी है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, तो यहां जो इंटरफेस ए लिया एट ए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 साइन थीटा हो गया, इसमें आ जाएगा तो μ1 साइन आर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 साइन आर, इक्वेशन 1। आई प्लस आर का सम 90 दे रहा है इस ट्रायंगल में। इससे आर का वैल्यू हम इसमें डाल दे 1 में, तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 साइन 90 माइनस आई, तो साइन थीटा इज इक्वल टू μ1 कॉस आई, सेकेंड इक्वेशन। अब अंदर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा, तो आई मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो इनइक्वालिटीज हम यही यूज कर लेते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन थीटा से, क्लियर, लिख सकते हैं। और साइन थीटा सी का वैल्यू 1/μ, अभी पढ़ा रहे, तो 1/μ, और म्यू का मतलब डेंसर टू रेयरर, तो डेंसर कौन है, μ1, आ गया ये रिजल्ट। अब साइन आई का वैल्यू सेकेंड से पुट करो, इसको कॉस के फॉर्म में ले आओ, तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर आई, μ2/μ1। कॉस आई का वैल्यू बताओ यहां से क्या आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई μ1 का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू इनइक्वालिटीज जो भी आप यूज करना चाहें। ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू ही लिखते हैं। अब यहां पर ये √μ1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई μ1 इज इक्वल टू μ2/μ1, कैंसिल हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, μ1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू μ2 स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर हो गया। साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, √,
μ1 स्क्वायर माइनस μ2 का स्क्वायर हो गया। आगे समझ में? तो थीटा का वैल्यू निकालना हो, μ1 μ2 दिया रहेगा, फॉर्मूला याद होगा तभी ना निकाल पाओगे, रिजल्ट याद होगा तो यही हम लोग का रिजल्ट आ गया। और इसी को साइन थीटा को हम लोग न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, और थीटा सिंपल एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाता है। ठीक, 5 मिनट और रुक जाओ तो ये वाला पार्ट ही खत्म हो जाता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। इसमें कहता है यहां पर ध्यान से कि जैसे एक तालाब में एक फिश है और ये फिश नियर द हॉरिजन, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो पूरा उसके लिए एक तरह से वर्ल्ड है। वो पूरे अपने वहां के जो पार्ट को, कितने पार्ट को वो कवर कर सकता है, कितने पार्ट को वो देख सकता है। इसकी को दूसरे फॉर्म में हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि यहां पर एक बल्ब है और बल्ब यहां से लाइट एमिट कर रहा है, और कितने सरफेस तक इसका एमिशन हो सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं? ये हमारा इंटरफेस है और ये लिक्विड या वाटर सरफेस, यहीं पर फिश है। यहां से नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। अब एंगल बढ़ाया, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता हुआ और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, इसके बाद तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। वो कंडीशन हम देख लें, मैक्सिमम यहां तक। इसी तरह से लेफ्ट एंड में आए, यहां भी मैक्सिमम यहां तक, इसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब इस फिश के लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए यही ना पूरा यूनिवर्स है। ये पूरा यूनिवर्स, इसको इतना ही सरफेस एरिया नजर आएगा। अब इसका मतलब ये हम लोग कंडीशन ले लें थीटा सी, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। अब ये इसका, इस सरफेस का रेडियस आर, तो पूरा जितना उसको वर्ल्ड नजर आ रहा है, यूनिवर्स नजर आ रहा, उसका एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये एंगल साइन थीटा सी, तो ये भी थीटा सी। अब ये लेक का जो भी है डेप्थ हम एच मान ले, तो ट्रायंगल में देखिएगा तो tan थीटा सी इज इक्वल टू क्या दे रहा है, आर बाई एच दे रहा है। ठीक, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल में रिलेशन पढ़ चुके हैं। साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। इसका मतलब यदि ये थीटा सी है तो ये 1 है और ये म्यू है। क्लियर? तो बेस हमारा क्या हो गया, अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो tan थीटा सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1 आर बाई एच। इससे आर का वैल्यू कितना आ गया, एच बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इसके लिए कितना सरफेस एरिया बन गया, पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, पाई एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। इतना सरफेस एरिया उसके लिए यूनिवर्स है, वर्ल्ड है। समझ में आ गया? यही लिखा है, द फिश इनसाइड द वाटर कैन सी द होल वर्ल्ड थ्रू ए कोन। और ये कोन बन रहा है, इसका एरिया कितना है, तो फाइनली कितना आ गया, पाई एच स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या कोई दिक्कत? अरे स्क्वायर है तो रूट तो कैंसिल हो गया ना, क्या अबे क्या दिक्कत आ रही?
तो यहां पर फाइनल रिजल्ट यही आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? कितना टाइम हुआ? बस लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद है, नाम है पोरोप्रिज्म। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म को हम लोग पोरोप्रिज्म कहते हैं। एक एंगल 90 डिग्री और रिमेनिंग 2 एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक। अब इसका काम रिफ्लेक्टर में होता है। जहां भी हम लोग रिफ्लेक्टर यूज करते हैं वहां पे होता है। अब कैसे है वो देखिए, बायनोकुलर में ही यूज होता है। पहला, ये कैसे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये हम लोगों को ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। यही हमारा पोरोप्रिज्म है। रे डायग्राम को समझे। यहां एक ऑब्जेक्ट ए बी, यही अभय है ए बी। यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया नॉर्मली, इस सरफेस पे नो रिफ्रैक्शन। यहां के बाद होगा नो रिफ्रैक्शन। बी वाले को डबल एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको सिंगल एरो। यहां नॉर्मल ड्रॉ किया, अंदर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। इस सरफेस पर स्ट्राइक किया नॉर्मली, नो रिफ्रैक्शन। लाइट इस फॉर्म में आ गया, डबल एरो को फॉर्म किया ये, और यहां से फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, यहां आ गया। इमेज इसका यहां पर बन गया। अब ये देखो, बी वाला एंड यहां, ए वाला एंड ये। कैसे इमेज बना? यदि ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है तो इसका इमेज कितने से डेविएट हो गया? 90 डिग्री टुवर्ड्स लेफ्ट। 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ हो गया। तो कहेगा कि जब इमेज 90 डिग्री से डेविएट हो रहा है तो वो रे डायग्राम को ड्रॉ करे। ठीक, पहला कंडीशन जो यहां पर है ऑलरेडी। दूसरा कंडीशन देख लीजिए, इस तरह से हमने रखा। इसके रे डायग्राम को भी ड्रॉ करके देखते हैं। आज कुछ ज्यादा ही बातचीत आप लोग कर रहे हो, इरिटेट मत करो। ए बी, यहां से रे ऑफ लाइट एंटर किया इस सरफेस पे, नॉर्मल ड्रॉ करो, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। बी वाले को डबल एरो से, ए वाला सिंगल एरो। यहां से भी इसका रिफ्लेक्शन हो गया, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर ये इमेज देखो, नीचे बी बन गया, ऊपर ए। क्या हुआ? इमेज कैसा डेविएट हुआ? 180 डिग्री से। समझ में आ गया? सेकेंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखो, ये है, इसके भी रे डायग्राम को, सारे रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आते हैं। अभी तो बहुत आसान लग रहा है, जब एग्जाम में हाथ कांपने लगता है तो कुछ भी नजर नहीं आता, बस कहां ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन टेढ़ा हो जाएगा, कभी स्केल ढूंढोगे, हाँ, और फिर हमको याद करोगे कि क्या हुआ। हाँ, अब यहां से रे ऑफ लाइट इंटर किया, देखो ध्यान से, इस इंटरफेस पे इसका रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। फिर यहां पर भी रिफ्रैक्शन हो गया। तो यहां से रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रे बेंड कर गया, ये भी रे बेंड कर गया। यहां पर फिर इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहां पर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फाइनली लाइट ऐसे। तो ये वाला एंड हमारा ए का है, ए का सिंगल एरो और बी का डबल एरो। अब देखो यहां पर बी नीचे और ए ऊपर, कितना से डेविएट हुआ? 180 डिग्री। इस तरह से रे डायग्राम समझना है। ये सब बनाएंगे अपने से। तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब
बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कल क्लास में ही डेरिवेशन की प्रैक्टिस होगी। उसके 6 केसेस हैं, 2 केस हम बताएंगे, 4 केसेस आपको घर में ड्रॉ करना है। कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, छुट्टी नहीं कीजिएगा।